चलिए, मैं 12th क्लास बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं टेस्ट सीरीज का। आप समझ रहे हैं कि 12th क्लास का बायोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हम आपको बताते हैं कि केवल मेडिकल के लिए नहीं, जो लोग भी है, जितने लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं अपने लाइफ में, उनमें बायोलॉजी जो होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। अब बोलिएगा क्यों, क्या आप बाकी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बायोलॉजी को बता रहे हैं? बायोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए, कोई भी पद को हासिल करना हो, उनके लिए बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है। अब बोलिए क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि सर मेडिकल में ही सिर्फ बायोलॉजी का माने जरूरी है मेडिकल में जाने के लिए, लेकिन बाकी अन्य सेक्टर में जाने के लिए तो बायोलॉजी का उतना कोई खास वैल्यू नहीं है। यही तो उनको जानकारी नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। आप समझ रहे हैं कि आपको सबसे पहले दुनिया के किसी भी सेक्टर में बेहतर से बेहतर जॉब करने के लिए आपको स्वस्थ रहना जरूरी है, हेल्थी रहना जरूरी है। और हेल्थी होने की जानकारी आपको बायोलॉजी से ही आप सीख सकते हैं। यह बायोलॉजी ही आपको बताएगा। जब आपको अपने पूरे बॉडी के बारे में जानकारी ना हो, अपने बारे में जानकारी ना ही हो, हेल्थ के बारे में जानकारी नहीं हो, WHO के बारे में जानकारी नहीं हो, हमारे बॉडी में जितने भी सर्कुलर सिस्टम है, ब्रेन के बारे में, किडनी के बारे में, हार्ट के बारे में, ये किस तरह से वर्क करता है, तो फिर हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? तो कोई भी, क्या इंजीनियर को स्वस्थ रहने की जरूरत नहीं है? क्या एक वकील को स्वस्थ रहने की जरूरत नहीं है? क्या अन्य किसी भी सेक्टर में जॉब जो कर रहे हैं, या टीचर हो या डॉक्टर हो या कोई भी व्यक्ति, उनको स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। और इस स्वस्थ रहने की जानकारी हमें बायोलॉजी ही दे सकता है। जो लोग आज के डेट में अधिकांश लोग बीमारी से ग्रसित हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा वजह है कि वो लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट को ईमानदारी और मन से पढ़ाई नहीं करते हैं। अगर वो मन से पढ़ाई किए होते, उस पर विशेष फोकस किए होते, उनके बारे में बेहतर जानकारी होता, तो आज उनकी ऐसी स्थिति नहीं होती। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो हमारी बायोलॉजी टेस्ट सीरीज की क्वेश्चन है, इसके माने परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उन सारे स्टूडेंटों के लिए है जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो बायोलॉजी 12th क्लास टेस्ट सीरीज मैं पार्ट 1 वीडियो बना चुका हूं। बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं, कमेंट भी अच्छा किए हैं। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, कैंसर किस कारण से होता है? कैंसर किस कारण से होता है? ऑप्शन ए है जीवाणु द्वारा, ऑप्शन बी है ऑन्कोजीन्स के द्वारा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों द्वारा, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। कैंसर किस प्रकार का रोग है? संक्रामक रोग है या असंक्रामक रोग? समझिए, कैंसर एक प्रकार का असंक्रामक रोग है। दो असंक्रामक रोग के नाम आप कौन कौन बता सकते हैं? कैंसर, मधुमेह, डायबिटीज। ये छुआछूत के द्वारा नहीं होता है। इसके लिए छुआछूत के द्वारा ये नहीं होता है कैंसर, क्योंकि ये असंक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। इसलिए असंक्रामक रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है। असंक्रामक रोग आप पढ़िएगा, बीमारी होने के 2 रीजन होते हैं, एक इंटरनल शारीरिक गड़बड़ी और एक बाह्य कारक होते हैं, और एक आंतरिक कारक होते हैं। बाह्य कारक में क्या क्या आते हैं? वायरस आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे, फंगी आ जाएंगे, या प्रोटोजोआ आ जाएगा, शैवाल आ जाएगा, अन्य कंडीशन, टर्म ऑफ कंडीशन हो सकते हैं। लेकिन आंतरिक कारक में क्या आएंगे? हार्मोन्स की गड़बड़ी आ जाएंगे, या अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कैंसर को असंक्रामक रोग के अंतर्गत रखा जाता है और ये जीवाणु द्वारा नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाता है। अब जब ये ऑप्शन गलत हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें ऑप्शन सी में ए भी है, तो ए भी गलत हो जाएगा। नॉन ऑफ दीज कर रहा है, बताइए कि ये गलत है। नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, ये तो बच रहा है ना, यही ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑन्कोजीन्स के द्वारा। आखिर ये जो कैंसर होता है ऑन्कोजीन्स के द्वारा होता है। अब बोलिएगा कि सर ऑन्कोजीन्स क्या है? ऑन्कोजीन्स लिखा हुआ है, प्लूरल फॉर्म में है, इसको ऑन्कोजीन कहा जाता है, सिंगुलर फॉर्म में। ऑन्कोजीन क्या है? एक प्रकार का उत्परिवर्तित जीन है। जीन आप लोग समझते हैं ना, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। तो ऑन्कोजीन एक प्रकार का उत्परिवर्तित जीन है जिसमें कैंसर पैदा करने की क्षमता होती है। क्या है? ऑन्कोजीन के द्वारा कैंसर होता है। कैंसर किस कारण से होता है? ऑन्कोजीन्स के द्वारा होता है।
ऑन्कोजीन क्या है? एक प्रकार का उत्परिवर्तित जीन है जिसमें कैंसर पैदा करने की क्षमता होती है। यह सामान्य कोशिका को विनियमित करने का कार्य करता है। यह सामान्य कोशिका को विनियमित करने का कार्य करता है। जो नियमित प्रकार की कोशिकाएं आपके बॉडी में व्यवस्थित होते हैं उसको विनियमित करने का कार्य करता है, जिसके कारण कैंसर की बीमारी। विनियमित का मतलब क्या होता है? आखिर ये क्या कार्य करता है आपके बॉडी में? ये ऑन्कोजीन आपके नियमित कोशिकाओं को विनियमित कर देता है। कहने का अर्थ कि अगर कोई कंपनी चल रही है तो एक सिस्टम होता है, वहां का मैनेजमेंट होता है। कोई भी काम करते हो, कोई सही मैनेजमेंट के साथ करते हो, वहां का एक कुछ खास रूल रेगुलेशन होते हैं, वहां के स्टाफ खास रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा आता है और उस रूल रेगुलेशन को तहस नहस करके रख देता है, आपके सिस्टम को तहस नहस करके रख देता है, तो बताइए कि वो कंपनी सही से चल पाएगी? क्या वहां का सारे कार्य सही ढंग से संपन्न हो पाएंगे? वहां पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होना शुरू है। सेम वही कंडीशन आपके बॉडी में होता है। जब ये ऑन्कोजीन हमारे नियमित कोशिकाओं को ये नियमित कर देता है, तहस नहस कर देता है, तो हमारी सेल्स यानी टिश्यू कोशिका ये सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, और सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं तो वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। वो ट्यूमर जैसा एक वहां पे गांठें बनने लगते हैं, ट्यूमर होने लगते हैं, सेल्स बनने लगते हैं, कोशिकाएं को प्रभावित करने लगता है, उसको सारे को संक्रमित करना शुरू कर देता है। डॉक्टर क्या करता है? जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो ब्रेस्ट कैंसर के टिश्यू सेल्स को जितना वो संक्रमित किया हुआ है, विनियमित किया हुआ रहता है, उसको काट कर हटाता है। फिर भी वो सही ढंग से पूर्ण रूप में नहीं जाता है। धीरे 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 कैंसर, बहुत पहले तो कैंसर का इलाज उपचार भी संभव नहीं था, लेकिन आज हमारी वैज्ञानिक तकनीकी के कारण आज हर तरह की बीमारियों का उपचार संभव है और हो रहा है, और बहुत सारे पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं। कुछ लोग का मानना है कि सर कैंसर तो ठीक ही नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेडिकल, जिसे आईजीएमएस का नाम आपने सुना होगा, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो वहां से ठीक हो रहे हैं, ऐसे मेंस में भी जाकर ठीक हो रहे हैं। इसलिए आपका ये कहना गलत होगा कि कैंसर ठीक नहीं होते हैं। लेकिन कुछ कैंसर ऐसे भी हैं जो उनका नियमित दवा चलता है, तो जब तक दवा चलेगा ठीक ठाक रहेगा, दवा बंद कीजिएगा फिर परेशानी शुरू हो जाती है। इसलिए कैंसर इज डेंजर, कैंसर एक बहुत खतरनाक बीमारी है, उससे बचने का प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। एड्स बीमारी में एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करता है? एड्स बीमारी में एचआईवी, देखिए एड्स दैट इज वेरी डेंजर डिजीज। एड्स एक प्रकार का एसटीडी, एसटीडी का नाम सुने होंगे। एसटीडी का पूरा नाम क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो अनैतिक असंबंध के कारण होने वाला रोग है एड्स। अगर कोई व्यक्ति या बंदा पहले से एड्स से संक्रमित हो और जिस व्यक्ति के साथ संबंध बनाता है, रिलेशन स्थापित करता है, उस व्यक्ति को भी यह बीमारी हो सकता है। एड्स होने के लिए एचआईवी वायरस होता है। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम होता है। और ये किस वायरस के कारण होता है? एचआईवी के कारण होता है। एचआईवी का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो इस ढंग से यहाँ पे क्वेश्चन है कि एड्स बीमारी में एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करता है? आखिर एड्स होता है तो आदमी की प्रॉब्लम परेशानी क्यों शुरू होता है? वो किस कोशिका को नष्ट करता है? तो यहाँ पे देखिए पहला बी कोशिका को गलत ऑप्शन हो जाएगा, सी कोशिका को, ये ही गलत ऑप्शन है भाई। ए और बी दोनों ये तो गलत है, जब ये गलत हुआ तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी बचा है टी फॉर लिम्फोसाइट। टी फॉर लिम्फोसाइट कोशिका को ये क्या करता है? नष्ट करता है। टी फॉर लिम्फोसाइट कोशिका कहाँ पाए जाते हैं? ये टी फॉर लिम्फोसाइट जो कोशिका है कहाँ होते हैं? ये डब्ल्यूबीसी का नाम सुनिए अपने बॉडी में, डब्ल्यूबीसी, टी फॉर लिम्फोसाइट जो कोशिका होते हैं डब्ल्यूबीसी में उपस्थित। डब्ल्यूबीसी क्या है? एक ब्लड का हिस्सा। आप जानते हो कि ब्लड के दो भाग होते हैं, ठोस भाग, तरल भाग। ब्लड के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है, जो पूरे रक्त का 55% भाग होता है। लेकिन उसके ठोस भाग को क्या कहा जाता है? रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। ये रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। और उसी डब्ल्यूबीसी में टी फॉर लिम्फोसाइट्स को उपस्थिति पाई जाती है। वो डब्ल्यूबीसी क्या करता है? हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना के रखता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। और जब टी फॉर लिम्फोसाइट को ही ये जो एचआईवी वायरस है मारना शुरू करेगा, नष्ट करना शुरू करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगेंगे, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाएगा और वो बीमारी व्यक्ति कमजोर होने लगेगा।
जब कमजोर होने लगेगा तो कमजोर व्यक्ति पर वायरस और बैक्टीरिया का प्रहार ज्यादा होता है। जिस प्रकार कोई भी देखिएगा समाज में जो कोई कमजोर दबके के आदमी है उसको लोग सताता है ज्यादा, उसको डिस्टर्ब करता है, टॉर्चर ज्यादा करता है। ठीक उसी प्रकार वायरस और बैक्टीरिया किन लोगों को ज्यादा संक्रमित करते हैं? जिनके शरीर के इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होता है, उन पर वो प्रहार करते हैं और प्रहार करके उनको कमजोर बना देते हैं, जिससे वो व्यक्ति कमजोर हो जाता है और बार बार बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसलिए यह बीमारी बहुत खतरनाक होती है। एड्स याद रखिएगा, एक बार जब हो गया किसी व्यक्ति को तो जीवन भर का सौदा मिल गया, उसकी हर पीढ़ी एड्स से संक्रमित होगा। अगर एक व्यक्ति अगर एड्स से संक्रमित है तो उसका अगला संतान भी एड्स से संक्रमित होगा, फिर उसका अगला संतान भी एड्स से संक्रमित हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये बीमारी उसके वंशज फैलता चला जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता चला जाएगा। इसलिए इस बीमारी से बचने का प्रयास करना चाहिए और यह आपको एसटीडी के अंतर्गत आता है। इसलिए कभी भी हमारे समाज में गलत अनैतिक संबंध बनाना बिल्कुल गलत माना जाता है। जो व्यक्ति बायोलॉजी की सही जानकारी रखते हैं, वो कभी भी गलत अनैतिक संबंध नहीं बनाएंगे, याद रखिएगा। इसलिए बायोलॉजी आपके जीवन में आपको सुधार करने की मौका देता है, इसलिए बायोलॉजी को आप जरूर पढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? शराब उद्योग आप जानते हैं, वाइन इंडस्ट्री जो होता है ना, उसमें यीस्ट सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है। अमीबा का तो होगा नहीं। लैक्टोबैसिलस, दूध से दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है? लैक्टोबैसिलस। और ये नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर यीस्ट होगा। यीस्ट एक प्रकार का एकोशिकीय जीव है। इसमें फर्मेंटेशन, किण्वन की क्रिया होती है। इन्हीं कारणों से शराब उद्योग में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याण सोना किसका किस्म है? कल्याण सोना किसका किस्म है? गेहूं की प्रोन्नत किस्म, सोना की, ए एवं बी दोनों, डी नॉन ऑफ दिस। ये तो हो नहीं सकता है, सोना की भी नहीं होगा, ए और बी भी नहीं होगा। जब बी कट गया तो सी भी कटेगा, गेहूं की होगा। कल्याण सोना गेहूं की प्रोन्नत किस्म है। गेहूं जब तैयार होता है उस दिखने में हल्का पीला टाइप का दिखता है, सोने कलर का होता है, इसलिए याद रखिएगा उसकी लॉजिक है। कल्याण सोना गेहूं की प्रोन्नत किस्म है। हाई प्रोन्नत किस्म का मतलब क्या होता है? संकर नस्ल की बीजें हैं, उसको डेवलप किया गया है, लोकल बीज से डेवलप करके गेहूं की प्रोन्नत किस्म तैयार किया गया है और कल्याण सोना उसी का किस्म है। चलिए इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बायोलॉजी के, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी फास्ट में नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जल्दी 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 नोट कीजिए, इसको मिटाने वाले हैं हम। जल्दी, ऊपर वाला नोट कर चुके हैं ना? चलिए जल्दी नोट। बायोलॉजी सेशन। तो क्वेश्चन क्या है? ओंकोजिन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं कि ओंकोजिन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है। अभी जस्ट आपको पहले ओंकोजिन्स के बारे में इस क्वेश्चन को घुमाया गया है। उस स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या था कि कैंसर किन कारणों से होता है? ओंकोजिन्स के द्वारा। लेकिन अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि ओंकोजिन इनमें किसके लिए उत्तरदायी है? एड्स के लिए? एड्स के लिए तो नहीं होगा। क्षय रोग के लिए? टीबी के लिए तो हो गया, टीबी के लिए भी नहीं होगा। पोलियो के लिए? भाई पोलियो के लिए भी नहीं होगा। ओंकोजिन यानी ये सब पोलियो, क्षय रोग, एड्स, ये सब क्या है? संक्रामक रोग में आता है। ये आप देखिए, आपका जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिए जाते हैं कुछ लॉजिक के आधार पर दिए जाते हैं, इस लॉजिक को समझना होता है। तो लॉजिक कह रहा है कि ये सब संक्रामक रोग है। एड्स भी संक्रामक रोग, क्षय रोग भी संक्रामक रोग, पोलियो भी संक्रामक वायरस के कारण होने वाला रोग है ये। लेकिन कैंसर जो है यही एक असंक्रामक रोग में है। तो ओंकोजिन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? तो कैंसर के लिए उत्तरदायी है। ओंकोजिन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? कैंसर के लिए उत्तरदायी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित यानी जिसमें दो गुण धारण करता हो। दो गुण धारण करने वाली संरचना द्विगुणित संरचना कहलाती है। दो गुण कब होगा? जब मेल और फीमेल आपस में रिलेशन बनाते हैं और शुक्राणु अंडाणु आपस में कंबाइन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन है अंडाणु, ये फीमेल में बनता है। फीमेल के जो ओवरी है, ओवरी में ओव्यूम यानी अंडाणु का निर्माण होता है। और ये टेस्टिस में बनता है शुक्राणु। मेल का जो टेस्टिस होता है, जनन अंग टेस्टिस होता है,
मेल का ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट जो होता है, ये जो अंडाणु, ये फीमेल का होता है और इसमें ओव्यूम बनता है। और मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट टेस्टिस होता है, वृषण, उसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। और शुक्राणु और अंडाणु को संलयन होने की क्रिया निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और फर्टिलाइजेशन क्रिया के उपरांत युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये एक गुणित संरचना है, क्योंकि ये केवल फीमेल में बनता है। याद रखिएगा, मेल में कभी भी ओव्यूम का निर्माण नहीं होता है और फीमेल में कभी भी स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है। इसलिए जब ये अंडाणु शुक्राणु, जब दो व्यक्ति मेल और फीमेल आपसी संबंध बनाते हैं, तो अंडाणु और शुक्राणु आपस में क्या करते हैं, जाकर मिलते हैं और निषेचन की क्रिया होती है। और निषेचन क्रिया के उपरांत युग्मनज का निर्माण होता है, जिसमें दो गुण पाए जाते हैं, यानी द्विगुणित। युग्मनज में ये एक प्रकार का द्विगुणित संरचना है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन डी क्या है, गलत है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। आप समझ रहे हैं, जब पॉपुलेशन आप बढ़ाना चाहेंगे, अधिकांश जो शिक्षित लोग हैं आज के डेट में, वो ज्यादा जनसंख्या बढ़ाने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो लोग के अंदर सेंस नहीं, समझदारी विकसित नहीं है, वो क्या करते हैं, जनसंख्या पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हमारा एक लड़का है, बुढ़ापा अवस्था में वो हमको 5,000 देगा, लेकिन वही अगर हमारा 4 लड़का होता है, तो बुढ़ापा अवस्था में मेरी मदद करने के लिए अगर चारों लड़का 5-5 हजार देता है, तो 20,000 हो जाता है। 5 लड़का होगा तो 25,000, तो हमारी मेंटेनेंस अच्छा होगी। इस कारण से वो जनसंख्या बढ़ाते हैं, जो उनका बिल्कुल गलत सोच है। ऐसा करने से उनकी और परेशानी बढ़ने वाला होता है और मेंटेनेंस अच्छा से नहीं होता है, याद रखिएगा। क्योंकि जनसंख्या बढ़ाने से आपको हर तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। आपको आय में कमी, इनकम की कमी हो जाएगा, जमीन में कमी हो जाएगा, खनिज पदार्थ की कमी हो जाएगा, याद रखिएगा। मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे जो ऑप्शन जो होना चाहिए, इनमें से सभी होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी, ये यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए, जनसंख्या जब बढ़ाने से आपको आय में कमी होगा। अगर हमारा इनकम अगर 15,000 है और अगर 3 लड़के हो गए, तो 5-5 हजार रुपया हमारा बढ़ जाता है। 3 लड़कों को पढ़ाने के लिए एक लड़का को अगर खर्च 5 लाख पड़ता है ना, तो 15 लाख रुपया चाहिए। अगर एक लड़का है तो 5 लाख में हम बढ़िया से उसको पढ़ा सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपको मिनिमाइज स्कोर दे रहा हूँ। ये मत सोचिए कि एक लड़का को पढ़ाने में 5 लाख रुपया ही खर्च होते हैं। आज के डेट में तो 25, 40, 50 लाख रुपया भी खर्च हो जाते हैं। वो उनके कोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनका एडमिशन वो किस तरह की तैयारी करते हैं, वो किस लाइन में जाना चाहते हैं। लेकिन एक मिनिमाइज स्कोर बता रहे हैं कि जनसंख्या अगर आप बढ़ाते हैं तो आपको आय में कमी श्योरली होगा, जमीन में कमी होगा। अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है, यानी 20 कट्ठा है, 4 लड़के हैं, जब बंटवारा होगी तो वो 5-5 कट्ठा हो जाएगा। सोच लीजिए, जमीन में कमी होने लगा। पहले 1 बीघा वाले कहलाते थे, अब आपको 5-5 कट्ठा, फिर उसका 4 या 5 लड़का होगा, फिर 5 लड़का होगा, 1-1 कट्ठा बढ़ जाएगा। कितने जमीन की कमी होना शुरू हो जाएगा। भैया, जनसंख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप जमीन को नहीं बढ़ा सकते हैं। जमीन को कम होगा, खनिज पदार्थ की कमी। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि जनसंख्या अधिक होने से हर तरह की समस्या हो रही है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन यौन संचारित रोग है? एसटीडी इसको कहा जाता है। यौन संचारित रोग को एसटीडी कहा जाता है। इसका पूरा नाम होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल वर्क जो होता है ना, बहुत उन लोगों के लिए गलत है। याद रखिएगा, अगर रिप्रोडक्शन क्रिया के लिए सही होता है, लेकिन समय से पहले कोई भी काम गलत होता है। ये जो एसटीडी होता है, उसका सबसे मेन प्रोसेस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। अगर आज की बालक या बालिकाएं शिक्षा को नजरअंदाज कर रहे हैं, पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई का वैल्यू नहीं देते हैं, महत्व नहीं देते हैं, वो अपने ट्रैक से भटक जाते हैं। उनको पढ़ाई, बायोलॉजी जो पढ़ रहे होते हैं ना, उनकी परफेक्ट जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वो एसटीडी के बारे में नहीं जान पाते हैं। बायोलॉजी की तैयारी करने वाले उन स्टूडेंटों से मुझे रिक्वेस्ट है कि आप एसटीडी के बारे में समझें, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जब इसके बारे में आप सही जानकारी कर लेंगे ना, तो कभी भी आप सेक्सुअली वर्क समय से पहले नहीं करेंगे। क्योंकि आप समझ रहे हैं
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत कौन कौन सी बीमारियां आती हैं? ये इसमें ऑप्शन में जो है गोनोरिया ऑप्शन करेक्ट होगा। गोनोरिया भी आता है, एड्स भी आता है, ट्राइकोमोनियासिस भी आता है, सर्विक्स कैंसर आता है, हॉर्पिक्स कैंसर आता है। एक बीमारी नहीं, एसटीडी के अंतर्गत अनेक बीमारियां आती हैं। कौन कौन? अभी मैंने बताया ना, ट्राइकोमोनियासिस, हॉर्पिक्स कैंसर, सर्विक्स कैंसर, एड्स, गोनोरिया, ये सब भयंकर बीमारियां हैं। गलत अनैतिक संबंध बनाने के कारण ही होता है। और जब एक बार जान लीजिएगा कि इंसान की सबसे बड़ी खुशी क्या है, वो उसको स्वस्थ अच्छा रहना चाहिए, वो उसी की लापरवाही की वजह से क्या होता है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसलिए आप लोग को एक गलत अनैतिक संबंध से बचे, ये मेरा आग्रह है, क्योंकि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं अपने जिंदगी में, और एक अच्छा स्वस्थ व्यक्ति ही अपना खुशमय जीवन व्यतीत कर सकता है। इसलिए अपने जीवन में खुशमय जीवन को व्यतीत करने के लिए, आपको स्वस्थ रहने के लिए यौन संचालित एसटीडी से बचना होगा, और एसटीडी से बचने के लिए गलत अनैतिक संबंध से बचना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यौन संचालित रोग है खसरा, ऑप्शन गलत है, टीबी गलत है, टाइफाइड गलत है, ऑप्शन सी यानी गोनोरिया करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, ये प्रोजेक्ट टाइगर सरकार गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। टाइगर नाम से स्पष्ट है, टाइगर का मतलब क्या होता है? बाघ। बाघ एक क्या है? जंगली पशु है। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। तो सोचिए, राष्ट्रीय पशु क्यों घोषित किया जाता है? जब किसी भी प्राणी की जान खतरे में पड़ जाती है तो सरकार देखती है कि इसकी तो प्रजाति लुप्त हो सकती है, इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। बहुत पहले देखा गया हमारे देश में लगभग 40,000 बाघ थे। कितने बाघ थे? हमारे देश में लगभग 40,000 बाघ थे, लेकिन ये जंगली पशु है, इसका अस्तित्व खतरे में था। और शिकारियों ने क्या किया? इसके हड्डी, दांत, नाखून, मांस के लिए इसका शिकार करना शुरू किया, क्योंकि सब इसका महंगा बिकता है। शिकारियों ने अपने फायदे के लिए बाघ यानी टाइगर का भरपूर शिकार किया, जिसके कारण इनकी संख्या में काफी कमी आई। 2011 तक आते आते हमारे देश में लगभग 1706 बाघ बच गए थे, 1706 बाघ बचे थे। अब सोचिए 40,000 क्वांटिटी से कितना कम हो गए। सरकार ने इस चीज को देखते ही उसने क्या किया? ऑब्जर्वेशन किया कि नहीं, कुछ ऐसे प्लानिंग किया जाए जिससे बाघ को शिकार होने से बचाया जाए। इसलिए उन्होंने ये प्लानिंग बहुत पहले ही यानी सन 1972 में उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर का प्लानिंग किया, जिसके हिसाब से माने बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। और यह बताया गया इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कि अगर कोई भी शिकारी इस बाघ को शिकार करते वक्त पकड़ा जाता है तो उसको गैर कानूनी काम समझा जाएगा, उसको उस पर कानूनन कार्रवाई किया जाएगा। इसलिए बाघ को शिकार करना नहीं है, यानी बाघ के शिकार पर रोक लगाया गया। और उसी योजना को जो सरकार द्वारा सन 1972 में बनाई गई योजना है, जो बाघ के संरक्षण के लिए बनाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर का एक ही मिशन था, टाइगर यानी बाघ की संरक्षण प्रदान करना। प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जाना गया, जो 1972 में है। इसलिए ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। कृपया आप इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर लें ताकि मैं अगला क्वेश्चन बताऊं। जल्दी फास्ट में थोड़ा नोट कीजिएगा। चलिए, टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? WHO का नाम आप लोग सुने होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके द्वारा ध्वनि प्रदूषण का एक सही मानक बताया गया है। मानक कौन सा मानक सही है? तो इसमें ऑप्शन ए है 20 से 30 डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण के लिए यानी ध्वनि प्रदूषण की जो तीव्रता है उसका मापन डेसिबल में किया जाता है। 45 डेसिबल, 75 डेसिबल, 90 डेसिबल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आपका गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का सही मानक जो है 20 से 30 डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है। ग्लूकोज को अल्कोहल में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? आप जानते हैं वाइन इंडस्ट्रियल में इसी एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है इन्वर्टेज, ऑप्शन बी है लाइपेज, ऑप्शन सी है जाइमेज, ऑप्शन डी है डाइएस्टेज।
याद रखिएगा, इन्वर्टेज नहीं होगा, लाइपेज नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जाइमेज, ये ऑप्शन डी भी गलत है। तो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम्स का नाम है जाइमेज। यीस्ट का नाम सुने होंगे, ये आपको क्या करता है, जाइमेज एंजाइम्स को स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विषाणु किससे बना, किन से बना होता है? विषाणु यानी इसको इंग्लिश में वायरस कहा जाता है। ये विषाणु जो होता है किन से बना होता है? प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल, या लिपिड तथा प्रोटीन, डीएनए एवं आरएनए का? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। वायरस जो बना होता है ना, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। ये प्रोटीन ऑप्शन गलत हो जाएगा, लिपिड तथा प्रोटीन गलत होगा, डीएनए आरएनए भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए फास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जल्दी नोट कीजिए फास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? विषाणु यानी वायरस का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन ए है फाइकोलॉजी, ऑप्शन बी है वायरोलॉजी, ऑप्शन सी है ब्रायोलॉजी, ऑप्शन डी है भ्रूण विज्ञान। आप समझ रहे हैं, विषाणु को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वायरस। अब वायरस से वायरो यहाँ पे बना हुआ, देख रहे, वायरस यानी वायरोलॉजी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन सी रॉन्ग है, ऑप्शन डी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी। स्तनधारी के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी जीव किसे कहते हैं? वैसे जीव जो जन्म के रूप में बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, उनको स्तनधारी कहा जाता है। जिनकी छाती में स्तन का निर्माण या दूध स्राव करते हैं, बच्चे के जन्म होने के बाद दूध का स्राव करते हैं, उनको स्तनधारी कहते हैं। और उनके शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है कि रसधानी पाया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है कि क्रोमोसोम? ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपका नाम आप लोग सुने होंगे। कोशिका के किस कोशिकांग को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? तो उसका नाम आता है माइटोकॉन्ड्रिया। भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण कोशिकीय एंजाइम होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और स्तनधारी के शुक्राणुओं के मध्य भाग में यही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीआर विधि आवश्यक है। पीसीआर विधि, पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीरेज चेन रिएक्शन। पॉलीरेज चेन रिएक्शन एक प्रकार का क्या है, ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपको डीएनए संवर्धन, जिसका उपयोग डीएनए संवर्धन में होता है। यहाँ पे देखिए, पीसीआर विधि का उपयोग डीएनए संश्लेषण में नहीं होता है, प्रोटीन संश्लेषण में भी नहीं होता है, एमिनो अम्ल के संश्लेषण में भी नहीं होता है, डीएनए संवर्धन में होता है। डीएनए का पूरा नाम होता है डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पीसीआर के द्वारा रक्त सीरम में किसी रोगजनक की सूक्ष्म मात्रा का भी पता लगाया जा सकता है, अतः इसका उपयोग आणविक निदान में भी किया जाता है। इसका उपयोग आणविक निदान में बने इस प्रोसेस का उपयोग करके आणविक निदान किया जाता है, यानी डीएनए संवर्धन में होता है। तो चलिए, इस तरह का क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, और मैं बायोलॉजी में इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं। आपके परीक्षा के ध्यान को देखते हुए बायोलॉजी के हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे चैनल का नाम है विवेक सर अचीवमेंट बेस्ड एजुकेशन। मैं आपको आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आता हूं और उसको पूरा डील करके समझाता हूं। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट अवश्य करें। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।